ये कहानी है चिली के सैन जोस माइन के 33 वर्कर्स की, जो एक बड़े माइन कोलैप्स के बाद 2300 फीट नीचे फंस गए थे। ये घटना दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब धमाके के बाद माइन के एंट्री पॉइंट से धूल और मिट्टी उठने लगी और आसपास के इलाके हिल गए। इस खबर का पूरे चिली में आग की तरह फैलने पर माइनिंग कंपनी ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के देश चिली में 33 मजदूर एक पुरानी खान में खनन कार्य के लिए उतरे थे। ये खदान इतनी गहरी थी कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत संघाई टावर से भी अधिक नीचे तक फैली हुई थी। समय के साथ ये खदान इतना कमजोर हो चुका था कि अंदर से पूरी तरह खोखला प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वो लगभग 2000 फीट नीचे पहुंचे, अचानक एक भयानक धमाका हुआ और चारों ओर धूल और मलबे का अंबार फैल गया। खदान ढह चुकी थी और 33 लोग अंदर फंसे रह गए थे। ये खबर जब बाहर पहुंची तो सभी ने मान लिया कि इस खतरनाक दुर्घटना से उनका जीवित बचना असंभव है, क्योंकि इस खदान में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और दुर्भाग्य से बाहर आने का भी एकमात्र वही रास्ता था। 15 अगस्त 2010 का वो दिन, जब चिली के अटाकामा रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित सैन जोस नाम की 120 साल पुरानी खान में कॉपर और कोल की माइनिंग की जा रही थी। खदान की गहराई तक पहुंचने के लिए एक स्पाइरल ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता था। इस ट्रैक के सहारे जिप्स द्वारा खनिकों को रोजाना 2300 फीट नीचे भेजा जाता था। ये खतरनाक खदान हर साल 30 से 40 मजदूरों की जान ले लेता था और उस दिन भी उसमें 33 मजदूर कार्यरत थे। अचानक खदान में दरारें पड़ने लगी। फिर एक बड़ा हादसा हुआ। एक विशाल चट्टान खदान के प्रवेश द्वार पर गिर पड़ी, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। वो चट्टान इतना भारी था कि उसे हटाना या तोड़ना नामुमकिन था। मजदूरों की जान तो बच गई, लेकिन अब वो 2300 फीट नीचे फंस गए थे, जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। उनके पास भोजन और पानी का अभाव था और ऑक्सीजन की कमी भी धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये 33 लोग अपनी कब्र में ही जिंदा दफन हो गए हो। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पूरे 69 दिनों बाद इन्हें जीवित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये संभव कैसे हुआ? 3 दिनों के भोजन के साथ 69 दिनों तक कैसे जिंदा रहे? सीमित ऑक्सीजन में उन्होंने कैसे जीवन संघर्ष किया? इस असंभव से प्रतीत होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग टीम ने किन किन चुनौतियों का सामना किया? आज की इस कहानी में हम आपको इस दिल दहला देने वाली घटना को पूरे डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कोई इस बात को लेकर बेचैन था कि माइन के अंदर फंसे उनके वर्कर्स की जान बची भी है या नहीं। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा, जो अंदर फंसे वर्कर्स इलेक्स का पिता था, अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वेगा ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो माइंस के अंदर जाकर देखेगा। जब जोस अपनी गाड़ी लेकर माइंस के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। माइंस की दीवारों में गहरे क्रैक्स पड़ चुके थे और छोटे छोटे पत्थर अभी भी गिर रहे थे। उसे अंदाजा हो गया था कि माइन बहुत कमजोर हो चुकी है और किसी भी वक्त फिर से कोलैप्स हो सकती है। लेकिन फिर भी वह अंदर जाने की हिम्मत करता रहा। कुछ ही देर बाद एक बड़े पत्थर ने उनका रास्ता रोक लिया। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था। और ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि ये पत्थर थायराइड नाम का स्टोन था, जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना अधिक हार्ड होता है। इसका वजन करीब 7 लाख टन था, यानी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी भारी। अब यह साफ था कि किसी भी हालात में इस पत्थर को काटना या हटाना नामुमकिन था। लेकिन जोस, जिसने सालों तक इस माइन में काम किया था, वो जानता था कि माइन में वेंटिलेशन टनल भी है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाती है। फिर उसने सर्च पार्टी इकट्ठा की और वेंटिलेशन शाफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। ये लोग तैयारी कर ही रहे थे, तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। ये था दूसरा कोलैप्स, जिसने वेंटिलेशन शाफ्ट को भी पूरी तरह से क्रैश कर दिया।
वेंटिलेशन शाफ्ट के टूटने के बाद जोस के पास अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब किसी भी रेस्क्यू टीम के लिए माइन के अंदर जाना नामुमकिन हो चुका था। अब 24 घंटे बीत चुके थे और यह मामला इतना बड़ा हो गया था कि चिली की गवर्नमेंट को इस मामले में ध्यान देना पड़ा। चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोलबोर्न ने माइन का दौरा करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिंग्स मंगवाई। ये मशीनें फंसे वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन मशीनों से वर्कर्स को कैसे ट्रेस किया जाएगा। ऑपरेशन हेड ड्रॉ होल्ड ने 3 जगहों पर 6 इंच वाइड होल ड्रिल करने का फैसला किया और कैमरे के जरिए वर्कर्स का पता लगाने की योजना बनाई। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन के ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप को इधर उधर कर सकते हैं, जिससे हम अपनी टारगेट मिस कर सकते हैं। ये वैसा ही था जैसे बास्केटबॉल को 2000 फीट दूर से बास्केट में डालने की कोशिश करना, यानी इस ड्रिलिंग मशीन से वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ 1% का था, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। जितना समय गुजर रहा था, वर्कर्स के बचने की उम्मीदें भी कम होती जा रही थी। इसी वजह से बिना देरी किए ड्रिलिंग शुरू की गई। अब पूरे 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन ड्रिलिंग का काम अभी भी चल रहा था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 संभावित जगहों पर वर्कर्स के फंसे होने का अंदेशा था। पहली जगह लगभग 1000 फीट नीचे थी, लेकिन वहां कोई मूवमेंट दिखाई नहीं। दूसरी जगह 1600 फीट गहराई पर थी, लेकिन वहां भी सिर्फ घना अंधेरा था। माइनिंग साइट पर मौजूद लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी और वर्कर्स के बचने की उम्मीदें कम होती जा रही थी। इसी वजह से बिना देरी किए ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। अब पूरे 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन ड्रिलिंग का काम अभी भी चल रहा था। तीसरी और आखिरी लोकेशन पर ड्रिलिंग की, जो जमीन से 2300 फीट नीचे थी। वहां एक छोटा कमरा था जिसे रिफ्यूज कहा जाता था। किसी भी आपात स्थिति में वर्कर्स इसी रूम में इकट्ठा होते थे, जहां 3 दिन का खाना रखा जाता था। लेकिन एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लग सकता था, यानी पहले ही 1 सप्ताह गुजर चुका था, अब और 1 और सप्ताह लगने वाला था। अगर वर्कर्स रिफ्यूज तक पहुंच भी गए थे तो उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। अब एक्सपर्ट्स के सामने एक और चुनौती थी। उन्हें ड्रिलिंग पाइप को खास एंगल से 2300 फीट नीचे भेजना था, ताकि वह सीधा रिफ्यूज तक पहुंच सके जहां वर्कर्स फंसे थे, उस एरिया को हिट कर सके। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद पाइप आखिरकार 1300 फीट नीचे पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर उम्मीदें टूट गई। पाइप रिफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूर जाकर फंस गया। अब तक 14 दिन गुजर चुके थे और वर्कर के जिंदा होने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस ऑपरेशन की ओर खींच लिया। ऑपरेशन टीम ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक और ड्रिलिंग पाइप भेजने का फैसला किया। यह एक छोटा और तेज पाइप था जिसे माइक्रो ड्रिलिंग कहा जाता था। इस बार ड्रिलिंग टीम ने उसे 2300 फीट की गहराई तक भेजने का प्लान किया और सभी की उम्मीद थी कि शायद इस बार उन्हें कुछ सुराग मिल जाए। आखिरकार 17वें दिन ड्रिलिंग पाइप ने रिफ्यूज रूम को हिट कर दिया। सभी को उस वक्त तक ये यकीन नहीं था कि वर्कर्स अभी जिंदा होंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा वहां तक पहुंचा, एक छोटा सा नोट दिखा, हम सब 33 लोग सही सलामत हैं और रिफ्यूज में हैं। उस एक लाइन ने वहां मौजूद सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ा दी। ये जानकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन असली चौंकाने वाला नजारा तब देखने को मिला जब 6 इंच के सुराग से कैमरा अंदर भेजा गया। सवाल ये था कि सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे। 17 दिनों की कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार माइनर्स की लोकेशन पता चल गया था। 6 इंच चौड़े पाइप में एक सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन डालना ताकि नीचे माइनर्स का हाल देखा जा सके। ऊपर मौजूद हर शख्स की नजरें स्क्रीन पर टिक गई थी। सभी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि वह अपने फंसे हुए साथियों का चेहरा देख पाए। जब कैमरा ने माइन के अंदर की तस्वीरें दिखाई तो माइनर्स की हालत काफी दयनीय थी। काफी गर्मी के कारण ज्यादातर माइनर्स ने अपनी शर्ट उतार रखी थी। कुछ तो भूख के मारे बेहोशी की हालात में थे। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे और चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उनसे फोन पर बात की गई, माइनर्स की आवाज में नई ऊर्जा और खुशी सुनाई थी। इतने दिनों की तकलीफ और भूख प्यास के बावजूद उन माइनर्स ने चिली का नेशनल एंथम गाया। जैसे ही माइन कोलैप्स हुआ, शिफ्ट सुपरवाइजर ने तुरंत सभी वर्कर्स को इकट्ठा किया
और उन्हें रिफ्यूज एरिया तक ले आया। वहां बस 3 दिनों का खाना और पानी अवेलेबल था। इस वजह से सुपरवाइजर ने पहले दिन से ही खाना को सोच समझकर बांटना शुरू कर दिया। हर वर्कर को सिर्फ 1 घूंट दूध और 1 चम्मच टूना मछली दी जाती थी, वो भी रोज नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन ये राशन भी सिर्फ 14 दिनों तक ही चल पाया। सुपरवाइजर ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, ना ही पानी का एक कतरा पिया है। यानी वह एक ऐसी हालात में पहुंच चुके थे कि अब उनकी एक एक करके मौत हो सकती थी। अब रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि किसी भी तरह 2300 फीट नीचे फंसे माइनर्स तक खाना और पानी पहुंचाया जाए, वो भी केवल 6 इंच चौड़े सुरंग से। मगर यहाँ एक और समस्या थी। जिस खाने की वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही खाना उन्हें एक झटके में मार सकता था, क्योंकि 17 दिनों से भूखे होने के कारण उनके शरीर के मिनरल्स और विटामिन खत्म हो चुके थे। ऐसे में अचानक से खाना खाने पर हार्ट अटैक का खतरा था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए चिली सरकार ने वहां की फूड लैब से संपर्क किया। वहां के डॉक्टरों ने माइनर्स के लिए एक खास डाइट तैयार की, जो धीरे धीरे उनके शरीर को खाना पचाने लायक बना सके। फिर ये स्पेशल खाना पाइप्स के जरिए उन सभी माइनर्स तक नीचे भेजा गया। जब माइनर्स ने खाना खाया तो उनकी हालात में सुधार हुआ। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम इस बात पर प्लानिंग करने लगी कि अब इन माइनर्स को कैसे और जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। 17 दिनों से माइनर्स की बॉडी को एक सनलाइट नहीं मिली थी और डॉक्टर्स का कहना था कि अगर जल्द उन्हें नहीं निकाला गया तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार प्लान ये बना कि जिस तरह पहले 6 इंच का होल किया गया था, वैसे ही एक बड़ा होल किया जाए, इतना बड़ा कि उनमें से एक इंसान को बाहर खींचा जा सके। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि यह होल 6 इंच का नहीं बल्कि 21 इंच का होना था। अनुमान लगाया गया कि इस छेद को बनाने में करीब 90 दिन लगेंगे। इसके लिए हैवी ड्रिलिंग रिंग्स मंगवाई गई और काम शुरू कर दिया गया। 20 दिन गुजर चुके थे। अब माइनिंग मिनिस्टर इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि जब होल बन जाएगा तो माइनर्स को कैसे बाहर निकाला जाएगा। गहराई इतनी थी, एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे से अधिक का समय लगता और सफोकेशन के कारण बीच रास्ते में उसकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जिसमें ऑक्सीजन हो। चिली गवर्नमेंट ने नासा से मदद मांगी। रेस्क्यू मिशन की हर खबर पर नजरें जमाई बैठी थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी कुछ ही फीट की खुदाई की थी कि अचानक एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जिस हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिलिंग हो रही थी वो लीक हो गया। इस कारण पूरा काम रोकना पड़ा ताकि मेंटेनेंस हो सके। इस न्यूज को देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अपनी अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग और वर्कर्स को निकालने की सर्विस ऑफर की। यहीं से सोचा गया कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं चलेगा, अब प्लान बी बनाने का वक्त आ गया था। प्लान बी के तहत एक और ड्रिलिंग रिंग मंगवाई गई जो पत्थरों को काटेगी नहीं बल्कि हैमर से तोड़ेगी, वो भी 1 महीने में। प्लान बी की रिग ने काम करना शुरू कर दिया और प्लान ए वाली रिग भी फिर से चल पड़ी थी। जब तक ड्रिलिंग का काम पूरा होता, चिली सरकार ने माइनर्स के मनोरंजन के लिए आईपॉड्स भेजे ताकि वो मानसिक रूप से बीमार ना पड़े। प्लान बी की रिग ए से काफी तेज थी और आधे से ज्यादा होल पूरी हो चुकी थी। लेकिन तब एक और चुनौती सामने आई। प्लान बी के रिग का हैमर लगातार चलने के कारण टूट गया और होल के अंदर फंस गया। अब प्रॉब्लम यह थी कि लोहे के इस भारी टुकड़े को बाहर कैसे निकाला जाए। फिर इंजीनियर्स ने एक खास मैकेनिकल सिस्टम बनाया जो प्रेशर डालने पर होल में फंसे लोहे के टुकड़े को पकड़ लेगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ये टुकड़ा बाहर निकल गया और ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई। अब माइनर्स को 52 दिनों तक जमीन के अंदर फंसे हुए हो चुके थे। उनका हर पल बाहर निकलने का इंतजार था। तभी उन्हें एक अच्छी खबर मिली कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग साइट पर पहुंच चुकी थी और अब बस ड्रिलिंग खत्म होने का इंतजार था। 65 दिन बीत चुके थे और सुबह 8 बजे प्लान बी के रिग ने आखिरकार 2300 फीट गहरे होल को पूरा कर दिया। इस खबर के साथ ही ऊपर और नीचे दोनों जगह जश्न मनाया गया। माइनर्स की डूबती उम्मीदें अब फिर से जाग चुकी थी। अब 69वें दिन सुबह 6 बजे पहला माइनर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक करके सभी 33 माइनर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जब माइनर्स जमीन से बाहर निकले, उन्होंने एक यादगार फोटो खिंचवाई और एक फोटो में दिखने वाले शब्द आज भी रिफ्यूज एरिया में लिखे हैं। ये उन 33 माइनर्स की असली तस्वीरें हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 69 दिन सैन जोस माइन में फंसे रहकर बिताए। इस घटना के बाद सैन जोस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी भी बनी है। ये चिली माइंस रेस्क्यू ऑपरेशन केवल एक साधारण रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक प्रतीक था कि किस तरह साहस, संपन्न और एकजुटता के साथ कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने साबित किया कि इंसानी जज्बा और टेक्नोलॉजी मिलकर असंभव को भी संभव बना सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस रेस्क्यू मिशन को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।